हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे, जिनका शासनकाल 1351 से 1388 रहा। फिरोज शाह तुगलक वस्तुतः ऐसा महत्वपूर्ण शासक था जिसने शरीयत और इस्लाम के सिद्धांतों के तहत शासन का संचालन किया। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक सामान्य परिचर्चा करेंगे। उसके बाद उसकी प्रारंभिक असफलताओं की चर्चा करेंगे। इन असफलताओं के साथ साथ उसके हाथ में कुछ सफलताएं आई, हालांकि ये बहुत ही कम थी, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार इसने विभिन्न करों को हटाया और कुल मिलाकर 4 ही कर रखे और इन 4 करों को इस्लाम या शरीयत के सिद्धांतों के तहत लागू किया। और अंत में हम ये देखेंगे कि सिंचाई सुविधा के लिए उसने किस प्रकार नहरों का निर्माण करवाया एवं कर व्यवस्था का निर्धारण किया। आइए एक एक करके बिंदुवार शुरुआत करते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 के मध्य दिल्ली की सल्तनत पर शासन करने वाला महत्वपूर्ण शासक था। वस्तुतः फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था एवं सिपह सलार रज्जब का पुत्र था। उसकी माँ बीबी नैला राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 20 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा सिंध के निकट हुआ। वस्तुतः यह दिल्ली से बहुत दूर स्थल था, अतः फिरोज तुगलक का दिल्ली पहुंचने पर अगस्त 1351 में पुनः राज्याभिषेक करवाया गया। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने वस्तुतः सभी किसानों के कर्ज माफ कर दिए गए। जैसे वर्तमान समय में राजनीति में किसानों को कर्ज माफ करने की राजनीति चल रही है, उसी तरह की सस्ती लोकप्रियता को अपनाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद शाह तुगलक के समय जो किसानों को विभिन्न प्रकार के ऋण दिए गए थे उन्हें हटा दिया गया या उन्हें माफ कर दिया गया। फिरोज तुगलक ने उपज के हिसाब से लगान निर्धारित किया। हालांकि फिरोज शाह तुगलक के समय सरकारी पदों के ऊपर वंशानुगत अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी की व्यवस्था को लागू कर दिया गया, जो वस्तुतः एक नकारात्मक कदम था, जिसका परिणाम तुगलक वंश को अपने पतन के रूप में भी देखना पड़ा। फिरोज शाह तुगलक को कुछ प्रारंभिक असफलताओं का भी सामना करना पड़ा, जिसके तहत उसे दिल्ली सल्तनत से अलग हुए प्रदेशों को जीतने का प्रयास किया। इसके तहत उसने बंगाल को जीतने के लिए 1353 में आक्रमण किया। उस समय शमसुद्दीन इलियास शाह वहां का शासक था। सुल्तान फिरोज अंततः किले पर अधिकार करने में असफल होकर 1355 में वापस दिल्ली आ गया। शमसुद्दीन इलियास शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सिकंदर शाह बंगाल के शासन पर बैठा। ऐसी स्थिति में पुनः 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने वहां पर आक्रमण किया, किंतु बंगाल से असफल होकर पुनः उसे वापस आना पड़ा। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि उसका बंगाल के 2 बार के अभियान लगभग असफल रहे। फिरोज शाह तुगलक की असफलताओं के बाद उसे कुछ सफलताएं भी मिली। 1360 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जहाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण करके वहां के शासक भानुदेव तृतीय को परास्त करके पुरी के जगन्नाथपुरी को ध्वस्त कर दिया गया। 1361 में फिरोज ने नगरकोट पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ के जजमानियों से लड़ती हुई सेना रन के रेगिस्तान में फंसी रही। कालांतर में जाम बावनियों ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर देने पर भी सहमत हुए। इन साधारण विजयों के अतिरिक्त फिरोज के नाम कोई बड़ी सैन्य सफलता नहीं जुड़ी है। उसने दक्षिण भारत के स्वतंत्र हुए राज्य विजयनगर, बहमनी, मदुरै को जीतने के लिए किसी प्रकार का ना तो प्रयास किया, ना सैन्य अभियान किया, ना ही उसके विचारों में इस विजय के प्रति कोई स्थान था। इस प्रकार कहा जा सकता है फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कोई विशेष सैन्य अभियान विस्तार के लिए नहीं किया। उसकी जो भी सैन्य गतिविधियां या सैन्य अभियान थे या शस्त्र साजो हथियार की खरीद थी, वह केवल साम्राज्य को बचाए रखने के लिए थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में इस कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 कर जैसे खराज भूमि कर होता था, अर्थात भूमि की उपज के आधार पर लगने वाला कर होता था। खम्स नामक कर
युद्ध के उपरांत प्राप्त होने वाले धन या लूट का माल होता था, जिसे खम्स कहा जाता था। इसी प्रकार तीसरा महत्वपूर्ण कर था जजिया, जो गैर सैनिक कर के रूप में गैर मुस्लिम जनता से लिया जाता था। ठीक जजिया के साथ ही जकात नामक कर लिया जाता था, जो मुस्लिम जनता से लिया जाता था और मुस्लिमों में भी उनसे लिया जाता था जो धनवान व्यक्ति हो, और इस जकात के भाग को उन लोगों को दिया जाता था जो अपाहिज हो, असहाय हो, साधनहीन हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि फिरोज की राजस्व व्यवस्था के तहत 4 कर थे और चारों कर इस्लाम या शरीयत के नियमों के अनुकूल थे। उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। वस्तुतः फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लगान उपज का 1/5 से 1/3 भाग निर्धारित होता था। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरें, यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी थी, दूसरी नहर सतलज नदी से घगर नदी तक 96 मील लंबी थी, तीसरी नहर सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक थी, और चौथी नहर घग्गर नदी से फिरोजाबाद तक थी, और यमुना से फिरोजाबाद तक की नहर का भी उसने निर्माण कराया। उसने लगभग फलों के 1200 बागान लगाए। इनसे आय प्राप्त होती थी, जो राजस्व का एक स्रोत थी। आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने विभिन्न प्रकार के करों को हटा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार व्यवस्था को गतिशीलता मिली और का मुनाफा भी बढ़ा। इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में सामान्य परिचर्चा की। उसके उपरांत उसकी आंशिक असफलताओं को देखते हुए साथ में हमने ये भी देखा कि कुछ उसे ऐसी सफलताएं मिली जो छोटी थी लेकिन साम्राज्य के लिए जरूरी थी। साथ ही उसने किस प्रकार की राजस्व व्यवस्था का पालन किया जो शरीयत के सिद्धांतों के ऊपर आधारित थी। साथ ही उसने सिंचाई व्यवस्था के बारे में भी नए सिरे से परिवर्तन किए, जिनके बारे में हमने विस्तृत परिचर्चा की। थैंक यू सो मच।